आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 एप्टीट्यूड के अंदर। चैप्टर नंबर 5 में मैं आपसे बात करूंगा टॉर्क, इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम। तीनों ही चीजों की आपसे बात की जाएगी। बारी बारी करके बात करेंगे। पहले जो मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है टॉर्क। टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क को डिफाइन करने के लिए मैंने एक वुडन प्लैंक लिया। एक वुडन प्लैंक या कोई सा भी प्लैंक, प्लैंक का मतलब एक तख्ता होता है। आपने एक प्लैंक लिया। प्लैंक लेने के बाद बेटा इसको सेंटर पॉइंट से आपने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आपने एक पॉइंट से इस पे फोर्स लगाई। अगर आपके पास एक प्लैंक हो और उस प्लैंक को आप एक पॉइंट से फिक्स कर दो, फिक्स करने के बाद अब अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये रुका नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या करेगा? ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, आपने अगर इस पे फोर्स अप्लाई करी तो ये रोटेट करेगा। अपनी जगह पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। आपने जो फोर्स अप्लाई करी, उस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से आपका जो प्लैंक है बेटा, ये प्लैंक नजर आ रहा था, ये क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। आज के बाद से आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने की वजह से वो रोटेट करना शुरू कर दे। आज के बाद से आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो रोटेट करना शुरू कर दे, इस चीज को आप बोलोगे टॉर्क। अब टॉर्क के लिए बेटा एक कुछ बातें मजीद आपसे शेयर करूं। आप देखो, आपके पास दो तरह के पॉइंट नजर आएंगे। एक जो पॉइंट नजर आ रहा है ये फिक्स पॉइंट है, जिसको आप बोलते हो पिवटेड पॉइंट। एक पॉइंट मेरे पास जिसको आपने बोला फिक्स पॉइंट या फिर पिवटेड पॉइंट, जहां पे आपने फिक्स किया है। जहां फिक्स किया है, जहां फोर्स अप्लाई करी, यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को आप लिखते हो आर से। और ये आर कहलाता है मेरे पास मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या है? कोई आपसे पूछे बताओ मोमेंट आर्म क्या है, तो आप बोलेंगे सर सुनिए, जो पिवटेड पॉइंट है और जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास कहलाता है मोमेंट आर्म। तो आपको मैंने फोर्स बता दिया, मैंने आपको मोमेंट आर्म बता दिया। इन दो बातों को देखने के बाद मैंने फिर ये शो भी करके दिखा दिया कि भाई ये पिवटेड पॉइंट कहलाता है। इसको इरेज कर दूं मैं जरा। ये लिख के दिखा दिया कि भाई ये मेरे पास कहलाता है पिवटेड पॉइंट, और पिवटेड पॉइंट का एक और नाम लिख के दिखा दिया, वो है मेरे पास कौन सा पॉइंट? फिक्स पॉइंट। तो मेरे पास टॉर्क की जो डेफिनेशन बनी, सिंपल सी डेफिनेशन लिख के दिखाई टॉर्क के बारे में कि सर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप टॉर्क बोलते हो। यानी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और वो टर्न होना शुरू कर दे, रोटेट होना शुरू कर दे, तो टॉर्क कहलाएगा। टॉर्क का एक और नाम है, टॉर्क का ऑल्टरनेटिव नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल, सिर्फ मोमेंट भी कहा जाता है। अगर आपसे बोलूं ना मोमेंट, इसका मतलब वो आपसे टॉर्क की बात कर रहा है, या तो मैं बोलूंगा टॉर्क या तो मैं बोलूंगा मोमेंट, या फिर पूरा नाम बोलूंगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का ऑल्टरनेटिव नेम मैंने आपको बताया कि टॉर्क का ऑल्टरनेटिव नेम है मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मैं फॉर्मूला ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड में ड्राइव तो नहीं करना, आपको फॉर्मूले की लॉजिक पता होनी चाहिए। अब आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में देखो आपने कौन सी चीज मालूम करी, क्या मालूम किया है? तो आप बोलेंगे सर ये क्रॉस नजर आ रहा है, क्रॉस का मतलब ये कहला रहा है मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट कहला रहा है। तो मैंने मेंशन किया ये मेरे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, आर नजर आ रहा है, तो आर कहलाता है मेरे पास पोजीशन वेक्टर। आर मैंने मेंशन किया बेटा, आर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाया। जबकि ये एफ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये एफ कहलाएगा मेरे पास फोर्स। तो किन दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट है? तो आप बोलेंगे सर टॉर्क दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट है, एक है पोजीशन वेक्टर, एक है मेरे पास फोर्स। तो मैंने फॉर्मूला लिख के, मैंने डेफिनेशन लिख के दिखाई। क्या डेफिनेशन बन रही है मेरे पास? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है किस किस का? तो आप बोलेंगे यस सर, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे पास पोजीशन वेक्टर का। एक लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर और एक लिखा है मेरे पास फोर्स। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूले पढ़े होंगे, अगर मैं आपको बताऊं। आपने बचपन से बुरा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़े होंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बी साइन थीटा। मैंने फॉर्मूले लिख के दिखाए। ए डॉट बी का फॉर्मूला हो गया ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया ए बी साइन थीटा। अब जो याद करने वाली बात बेटा, बात वो है याद करने वाली कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को पिन करते हो तो फॉर्मूले में कौन आता है? फॉर्मूले में आता है साइन। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ए बी साइन थीटा। ऐसे ही आर क्रॉस एफ नजर आ रहा है, तो अगर आर क्रॉस एफ को ओपन करोगे तो आर क्रॉस एफ का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? आर एफ साइन थीटा बन जाएगा। आप देखो ना, आपने क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो फॉर्मूले में कौन आएगा? साइन आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया मेरे पास आर एफ साइन थीटा। तो मैंने फॉर्मूला मेंशन करके दिखाया, आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला बन रहा था। अब आप एक बात पे और गौर करो, हमारे पास अगर फोर्स है, इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट करोगे। मैंने फोर्स के कंपोनेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो, कोई भी वेक्टर होता है उसके दो कंपोनेंट करते हो, एक लिखते हो कॉस में, एक लिखते हो साइन में।
ऐसे ही मेरे पास नजर आ रही है फोर्स। फोर्स के भी मैंने दो कंपोनेंट करके दिखाए, एक को लिखा मैंने एफ कॉस थीटा और एक को लिखा मैंने एफ साइन थीटा। मेरे पास दो कंपोनेंट नजर आ रहे, एक नजर आ रहा है एफ कॉस थीटा, एक नजर आ रहा है एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ फॉर्मूले में एफ साइन आ रहा है या एफ कॉस आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूले में आ रहा है एफ साइन। इसका मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है मेरे पास एफ साइन थीटा। तो मैंने इसके बारे में लिख के दिखाया कि दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल प्रोड्यूस टॉर्क, जबकि एफ कॉस थीटा बेटा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब देखो बहुत सारी बातें आपने सीखी हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि मैंने आपको बताया मेरे पास एक वुडन प्लैंक था, एक तख्ता था, इसको मैंने सेंटर से फिक्स किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी। फोर्स अप्लाई करने के बाद अब जब ये रोटेट करेगा तो इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को आप क्या बोलते हो? टॉर्क बोलते हो। टॉर्क का ऑल्टरनेटिव नेम बताया, टॉर्क का ऑल्टरनेटिव नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, इसको मैंने बोला पिवटेड पॉइंट या फिर फिक्स पॉइंट। जहां आपने फोर्स अप्लाई करी, जहां पिवटेड पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको बोलोगे मोमेंट आर्म। टॉर्क का फॉर्मुला बताया आर क्रॉस एफ, दूसरा फॉर्मुला बताया आर एफ साइन थीटा। मैं आपसे अगर बोलूं कौन सा कंपोनेंट इसमें मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो वो कौन है? वो है मेरे पास एफ साइन थीटा। इन बातों को देखने के बाद एक छोटा सा सवाल भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ। सवाल देख लेते हैं जरा। मेरे पास एक डोर मौजूद है, इस डोर को ओपन करना है। ये डोर यहाँ से फिक्स हुआ हुआ है, यहाँ से जो एंड्स होते हैं यहाँ से फिक्स हुआ हुआ होता है, यहाँ से फिक्स है आपका डोर। अब मुझे बताओ, मुझे डोर को ओपन करना है। मैं फोर्स को अगर अप्लाई करूं, मैं दो जगह से फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से फोर्स को अप्लाई करूंगा और अगर मैं यहाँ से हैंडल के पास से फोर्स को अप्लाई करूंगा, किस वाले केस में डोर को ओपन करना आसान होगा? तो आप बोलेंगे सर हैंडल वाली जगह से डोर को ओपन करना आसान होता है, क्यों? तो आप बोलेंगे सर पता नहीं क्यों, हमने कोशिश तो करी, आप बचपन में कोशिश करते थे, दरवाजे को जो फिक्स पॉइंट है वहां से बंद करने की कोशिश करोगे तो दरवाजा आपका मुश्किलों से बंद होगा। लेकिन अगर आप हैंडल के पास से दरवाजा, मतलब एंड से, हैंडल के पास का मतलब अगर यहाँ भी फोर्स अप्लाई करोगे, किसी भी एंड पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो आसानी से बंद हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? मुझे बताइए किस वाले का मोमेंट आर्म ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला मोमेंट आर्म ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि मोमेंट आर्म होता है ना, फिक्स पॉइंट से लेकर जहां फोर्स अप्लाई हो रही है वहां तक का डिस्टेंस कहलाता है मोमेंट आर्म। किस वाले का मोमेंट आर्म ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर हैंडल वाले का मोमेंट आर्म ज्यादा है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला ही क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। तो जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतनी आसानी से आपका जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। देखो ना, अब आप दो चीजें आपके सामने नजर आ रही है, एक आर है और एक एफ है। आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, मोमेंट आर्म को बढ़ा दिया, तो अब आपको जो फोर्स चाहिए खोलने के लिए वो कैसी चाहिए? कम फोर्स चाहिए। ये इसकी रीजन है। अगर आपसे कोई रीजन बोले ना कि भाई डोर को ओपन करना क्यों आसान होता है अगर आप एंड से पकड़ के ओपन करते हो, तो इसका रीजन ये है कि अगर आप डोर को बिल्कुल कोने से पकड़ के खोलोगे तो उसका मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा, अगर मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। मैं फिर फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, ये देखो, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मैंने फिर फॉर्मूला लिखा। अब अगर मैं दरवाजे को बहुत करीब से, फिक्स पॉइंट के करीब से खोलने की कोशिश करूंगा तो मोमेंट आर्म कम हो जाएगा। अब अगर मोमेंट आर्म कम हो जाएगा तो आपको फोर्स कैसी चाहिए? ज्यादा फोर्स चाहिए। नहीं यकीन आता, लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग गेट खोल के देखिएगा और देखिएगा कि गेट खोलने में कब आसानी है, तो बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं एमसीक्यूज के लिए आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये बात बेटा आप जहन में रखनी है कि कब मोमेंट आर्म ज्यादा होगा और कब मोमेंट आर्म कम होगा। और मोमेंट आर्म अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम चाहिए, और अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो फोर्स क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो इस बात को देख के अब आगे बढ़ेंगे। आपने सारी बेसिक बातें सीखी, अब एमसीक्यू मेरे पास है, एमसीक्यू में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। जरा एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में आपसे कहा द पोजीशन वेक्टर आर, आपको आर दे रहा है, एंड द फोर्स एक्टिंग इज, आपको फोर्स दे रहा है, आपसे मांग क्या रहा है? आपसे टॉर्क मांग रहा है। देखो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मेरे पास फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप लोग को आता है, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो फिर तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, और अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स होते तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं तमाम लोग को सिखाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है कि आप पहले लिखोगे आई जे के, आई जे के लिखा। अब आप देखो एक बात पे गौर करो, सबसे पहले मुझे आर नजर आ रहा है, आर के आई जे के में कौन कौन लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर आई में लिखा हुआ है 3, जे में लिखा हुआ है 1, के में लिखा हुआ है मेरे पास कौन? 2 लिखा हुआ है। जबकि फोर्स के बारे में मुझे बताओ, फोर्स का आई वाला देखो पहले लिखा था मेरे पास आर, फॉर्मूले में देखो ना, पहले लिखा हुआ है आर, तो मैंने पहले आर के नंबर लिखे, बाद में लिखा हुआ है एफ, तो मैं अब नंबर किसके लिखूंगा? एफ के नंबर लिखूंगा।
तो मुझे बताओ एफ के नंबर कौन कौन से लिखे हुए, तो आप बोलेंगे यस सर एफ के नंबर मैं आपको बताता हूँ। एफ का नंबर लिखा हुआ मेरे पास 3, 1 एंड 2। तो आई जे के आ गया, आई के नंबर आ गए और एफ के नंबर आ गए। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने का तरीका, आई बनाओ छोटा डिटर्मिनेंट, फिर सेकंड वाला माइनस में होता है तो माइनस जे, फिर छोटा डिटर्मिनेंट, फिर आप लिखोगे प्लस के और फिर छोटा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इस तरीके से आपने डिटर्मिनेंट्स को लिख के दिखाया, यानी आई जे के और सारे डिटर्मिनेंट्स को लिख दिया। अब आप देखो आई जिस रॉ में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उसको जरा छुपा दीजिए। आई जिस रॉ में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दीजिए। नंबर कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर नजर आ रहा है 1 2 1 2, आपने लिख के दिखा दिया। अब जे के ऊपर आओगे बेटा, जे जिस रॉ में जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दो, जे जिस रॉ में जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दिया। अब कौन से नंबर नजर आ रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर नंबर नजर आ रहे हैं हमें 3 2 3 2। अब मैं आऊंगा बेटा के पास, के वाले को छुपाओ जरा, तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर बनेगा 3 1 3 1। नंबर्स मेरे पास आ गए। इन सारे नंबर्स को देखने के बाद बेटा अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, पहले बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो आई तो एज इट इज रहेगा, आई को मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 से करोगे तो 1 2 हो जाएगा मेरे पास 2। थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट बंद कर देते, फिर लिखा मैंने माइनस जे। अब पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओ तो आप बोलेंगे यस सर 3 2 हो जाएगा मेरे पास 6। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर मैंने लिखा प्लस के और फिर अगला वाला ब्रैकेट बनाओ बेटा। 3 को 1 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 3 1 3। मैंने लिख के दिखाया 3 1 3। अब आप एक बात पे और गौर करो, अब अगले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओगे, अगले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 2 1 तो आप बोलेंगे सर 2 1 हो जाएगा मेरे पास 2। दूसरे वाले के साइन को आप चेंज कर दोगे। देखो ना 2 सेकंड वाले को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेकंड वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे, चलो उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। सेकंड वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 हो जाएगा मेरे पास कौन, आप बोलेंगे सर 2 1 हो जाएगा 2। और दूसरे वाला अगर प्लस में आ रहा है तो आप उसका साइन माइनस कर दोगे, तो मैंने माइनस साइन लिख के दिखाया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 तो आप बोलेंगे यस सर 2 3 हो जाएगा 6। और दूसरे वाले का साइन चेंज करना है, प्लस है तो आप किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे। और फिर देखो 1 3 प्लस में आ रहा है लेकिन आप किस में लिखोगे, माइनस में लिखोगे। अब जरा इसको सॉल्व तो करवाइए। आप बोलेंगे यस सर 2 में से 2 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0, बन जाएगा 0 आई। 6 में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0, तो ये बन जाएगा 0 जे, 0 i - 0 j। और 3 में से 3 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा +0 k। यानी आपके जो टॉर्क का आंसर आ रहा है बेटा, वो टॉर्क का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी टॉर्क कोई प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। अच्छा अगर 0 नहीं आता, कोई नंबर्स की सूरत में आता तो आप नंबर्स की सूरत में लिख के दिखा देते। अब यहाँ से मैं जो बात सिखाना चाह रहा था वो देखिए जरा, अगर दोनों वेक्टर्स एक जैसे हों, यानी आर और एफ, देखो ना आर और एफ दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम नजर आ रही है। आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 3i + j + 2k। जबकि एफ की वैल्यू मुझे नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है 3i + j + 2k। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो उसका जो टॉर्क होता है बेटा, वो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क उसका हो जाएगा 0। तो ये बात मैंने अब आपको मेंशन करके दिखा दी कि अगर दोनों वेक्टर्स एक जैसे होंगे तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, और अगर अलग अलग होते तो मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया। बस यहाँ पे फिर आंसर्स आ जाते, यानी 0i 0j 0 के आ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई नंबर आ रहे होते तो आप आंसर लिख देते। लेट सपोज मैं बात और एक्सप्लेन कर दूं आपको, मेरे पास टॉर्क का आंसर आता है कुछ इस तरीके का। टॉर्क का आंसर आता है, सपोज करो 2i +5j + 3k, ये टॉर्क का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो आंसर थे वो नंबर की सूरत में लिखे हुए नजर आ रहे थे। ये जो है मेरे पास ये वेक्टर कहलाता है, और हमें चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट लगा के आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। मैं अब वेक्टर की मदद से उस वेक्टर का क्या निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। अब जरा मुझे स्क्वायर बताओ, आई वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर आई वाला है 2 तो 2 का स्क्वायर। जे वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर जे वाला 5 है तो 5 का स्क्वायर। और के वाला 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। इन सबको प्लस कर लोगे, 25 में 9 ऐड करोगे तो 34, 34 में 4 ऐड करोगे तो टॉर्क का आंसर कितना आ जाएगा, √38 आ जाएगा।
तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि एमसीक्यू किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको लॉजिक आनी चाहिए, आपको आंसर थोड़ी याद करने, आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि अगर टॉर्क का आंसर वेक्टर की टर्म में आएगा तो वेक्टर की टर्म में आने के बाद भी आप उसको बड़े आराम से उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको टॉर्क निकालना सिखाया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि टॉर्क और उसका मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग को आ गया होगा। तो इस वाले केस में अच्छा एमसीक्यू रह गया था, एमसीक्यू का जो आंसर आ रहा था वो 0 आ रहा था, तो इत्तेफाक से आंसर इसका नन ऑफ देम हो जाएगा फिर। अच्छा कोई और नंबर होते तो कोई और आंसर भी हो सकता था, मैंने आंसर भी आपको मार्क करके दिखा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इस एमसीक्यू को देख के आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखते हैं, मेरे पास दो तरह के मूवमेंट्स होंगे, जरा इनको देखिएगा। मैंने फोर्स अप्लाई करी, ये रही फोर्स मेरे पास, ये रोटेट कर रहा है। अब ये किस तरीके से रोटेट किया, ये मैं अगर आपसे पूछूं, दोनों में फर्क देखिएगा जरा। एक दफा मैंने अपवर्ड फोर्स लगाई, एक दफा मैंने डाउनवर्ड फोर्स लगाई। तो आप बोलेंगे सर ये जो रोटेट कर रहा था, ये जो रोटेट करेगा, ये मेरे पास जिस तरीके से रोटेट करेगा ये कहलाएगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, क्लॉक के अपोजिट। देखो आपके अगर क्लॉक है तो क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक आपकी नीचे की तरफ चल के आती है, तो क्लॉक की तरह चलेगा तो क्लॉकवाइज होगा, और अगर अपोजिट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। बेटा आज के बाद से अगर आप क्लॉकवाइज टॉर्क को कंसीडर करोगे तो आपका जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कंसीडर करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि ये जो नजर आ रहा है बेटा, ये नजर आ रहा है मुझे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो आज के बाद से अगर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगा मेरे पास कैसा, नेगेटिव कहलाएगा। तो आपने मजीद बात सीखी, तो टॉर्क मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर वो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव कहलाएगा। इन बातों को देख के मजीद आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, जरा इसको देखिएगा। मेरे पास एक प्लैंक, इस प्लैंक को मैंने सेंटर पॉइंट से फिक्स कर दिया, ये प्लैंक नजर आ रहा, इस प्लैंक को मैंने सेंटर पॉइंट से फिक्स किया। फिक्स करने के बाद मैंने एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करी, फोर्स को बेटा मैंने आपके सामने लिखा, किससे, फोर्स को मैंने लिखा एफ से। एक और फोर्स अप्लाई करी, इस फोर्स को मैंने लिख दिया एफ से। लेकिन इन दोनों फोर्स में फर्क देखोगे, फर्क क्या है। तो आप बोलेंगे अच्छा इसमें से एक फोर्स अगर एफ है तो दूसरी माइनस एफ होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। एक अगर अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है। अब दोनों फोर्सेस इसको कैसे मूव कराने की कोशिश करेंगे, जरा देखते हैं। ये दोनों फोर्सेस इसको इस तरीके से मूव कराएंगी, यानी ये वाला एंड इसको ऊपर की तरफ मूव कराएगा, ये वाला एंड इसको नीचे की तरफ मूव कराएगा। तो आपका जो प्लैंक नजर आ रहा है, ये प्लैंक इस तरीके से रोटेट करता हुआ नजर आएगा आपको। अब ये जो ऊपर वाला एंड है, ये इसको कैसे मूव करा रहा है, जरा मैं आपको बताऊं। बेटा ये जो नजर आ रहा है, जो ऊपर वाला एंड है, ये इसको मूव कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि नीचे वाला एंड है ये भी इसको मूव कराएगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे सर बात तो सही है, लेकिन इसमें टॉर्क क्या है, इसे पढ़ाना क्या चाह रहे हैं आप। मैं मजीद आपको बात बताता हूँ बेटा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मैंने किससे लिख दिया, जो दोनों फोर्सेस के जो एंड्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को मैंने लिख के दिखाया किससे, एफ से लिख के दिखाया। बेटा आज के बाद से ये जो चीज है मेरे पास, ये कहलाता है मेरे पास मोमेंट ऑफ कपल। आप बोलेंगे सर मोमेंट ऑफ कपल क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा किसी बॉडी पे अगर दो फोर्सेस लगे, अगर किसी बॉडी पे कितनी फोर्सेस लगे, दो फोर्सेस, और दोनों की दोनों फोर्सेस उन बॉडीज को एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज एक जैसी डायरेक्शन में अगर मूव कराएं तो मोमेंट ऑफ कपल कहलाएगा। मोमेंट ऑफ कपल की कुछ और कंडीशंस भी हैं, उन कंडीशंस को भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका पूरी बात हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उस बात को मैं आपको समझाता हूँ। बेटा मोमेंट ऑफ कपल का एक और नाम है, इसको आप या तो मोमेंट ऑफ कपल बोलते हो या फिर सिंपल कपल बोला जाता है। अब इसको मोमेंट ऑफ कपल या कपल क्यों कहते हो, इसका रीजन क्या है, तो इस बात को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि आपके पास दो फोर्सेस होनी चाहिए। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि आपके पास जो फोर्सेस लगेंगे वो कितनी फोर्सेस लगेंगी, टू फोर्सेस। आप बोलेंगे सर दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस होनी चाहिए पैरेलल फोर्सेस। देखो ना पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, एक अगर अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है तो ये पैरेलल कहलाएगा। ऐसे भी तो लग सकती थी, एक अपवर्ड लगती और एक राइट पे लगती, तो ये जो फोर्सेस हैं एक ऐसे लग रही होती और एक इस तरीके से लग रही होती, तो ये पैरेलल नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो जाता। तो दूसरी शर्त मैंने आपको बताई कि दो फोर्सेस लगे, दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए और अनलाइक होनी चाहिए। अनलाइक का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन हो। मैं लिख के दिखा दूं, अनलाइक का मतलब होता है बेटा कि आपके पास डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट डायरेक्शन। देखो ना एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा दोनों अपवर्ड तो ये कहलाएंगे लाइक फोर्सेस, और अगर एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लगेगा, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा, तो ये लाइक नहीं होगा बल्कि फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा मेरे पास अनलाइक फोर्सेस।
तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई, तो आप तीनों कंडीशन को मिला के आप डिफाइन करोगे। कोई आपसे बोले ना मोमेंट ऑफ कपल या कपल क्या है, तो उसको समझाना कि भाई कोई बॉडी है, कोई प्लैंक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं और साथ साथ अनलाइक हैं। अगर टू फोर्सेस हो, पैरेलल हो, अनलाइक हो, तो ये जो चीज बनती है, ये बनती है मोमेंट ऑफ कपल, या फिर शॉर्ट करके इसको आप कपल बोलते हो। इसका फॉर्मूला भी टॉर्क की तरह का ही फॉर्मूला है। टॉर्क की तरह का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। लेकिन इत्तेफाक से ये जो आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पिवट और फोर्स के दरम्यान नहीं है। पहले तो आपने पढ़ा है ना कि ये सेंटर पॉइंट जो होता है ये पिवटेड पॉइंट होता है। याद है पहले पॉइंट, पहले जो टॉर्क पढ़ा उसमें क्या था? उसमें जो आर होता था वो पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान होता था। बात पे गौर कीजिएगा, मैं जो बात समझा रहा हूँ। देखो आपने टॉर्क में जो पढ़ा, वो टॉर्क में ये पढ़ा कि मोमेंट जो है वो पिवटेड पॉइंट और फोर्स के दरमियान होता था। जबकि यहाँ ये जो केस आप आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे जो मोमेंट है बेटा, यहाँ जो मूवमेंट नजर आ रहा है ये फोर्सेस के दरमियान है, दोनों फोर्सेस के दरमियान। तो ये बात बस ख्याल रखना है कि यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस जो है आर, वो पिवटेड पॉइंट के दरमियान नहीं, बल्कि फोर्सेस के दरमियान होता है। मैं लिख के भी दिखा दूं, बिटवीन द फोर्सेस। जबकि ये आर जो नजर आ रहा है बेटा, ये आर कहलाता है मेरे पास इस वाले केस में फ्री वेक्टर। वहां पोजीशन वेक्टर था, यहाँ फ्री वेक्टर है। जबकि ये आर कहलाता है मेरे पास फोर्स। तो डेफिनेशन बन जाएगी, मोमेंट ऑफ कपल लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ कपल इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फ्री वेक्टर एंड फोर्स। ये बेसिक सा फर्क है, डेफिनेशन में आप फर्क याद रखोगे। टॉर्क के अंदर आता है पोजीशन वेक्टर, और मोमेंट ऑफ कपल या कपल के अंदर आता है फ्री वेक्टर। तो डेफिनेशन में मामूली सा फर्क है। मैं वहां पढ़ा भी देता हूँ आप लोग को, ये देख लो। टॉर्क के अंदर जो लिखा हुआ है पढ़ो, टॉर्क के अंदर लिखा हुआ है ना पोजीशन, ये लिखा हुआ एरो जहां मैंने बनाया पोजीशन वेक्टर। जबकि मोमेंट ऑफ कपल के अंदर जो लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है? मोमेंट ऑफ कपल के अंदर लिखा हुआ है फ्री वेक्टर। तो आप बोलेंगे चलें सर सही है, आपने फर्क हमें बता दिया, अब आइंदा के लिए हमें याद रहेगा। तो मोमेंट ऑफ कपल की कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दी, अब इसका एमसीक्यू भी हम करेंगे। तो एमसीक्यू आपके सामने, एमसीक्यू देखिए और जवाब देखते हैं। इसका जवाब क्या हो सकता है? सवाल को समझते हैं। सवाल में कहा क्या गया, टू अनलाइक पैरेलल फोर्स each of 10 न्यूटन। आपको फोर्स बता रहा है each of 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ प्लैंक इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज 10 मीटर। आपको बोल रहा है कि फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब आप देखो वो बोलना क्या चाह रहा है आपसे कि भाई मेरे पास एक वुडन प्लैंक है, इस वुडन प्लैंक के ऊपर आपने जो फोर्सेस अप्लाई करी, उन फोर्सेस के बारे में बता रहा है कि ये वुडन प्लैंक, इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई करी, ये फोर्सेस की वैल्यू बता रहा है 10 न्यूटन। एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, और इन फोर्स की वैल्यू आपको बोल रहा है 10 न्यूटन। और इनके दरम्यान का जो डिस्टेंस आपको बता रहा है, वो डिस्टेंस भी आपको मेंशन करके दिखा दिया कि भाई मैं जो डिस्टेंस आपको दे रहा हूँ वो डिस्टेंस है मेरे पास 10 मीटर। और आपसे बोला व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल की आपसे बात कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, मैं आपको आसान तरीका बताऊं। आप फोर्स को लिखोगे, फोर्स की वैल्यू को एक दफा लिखोगे, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस को लिख दोगे। और डिस्टेंस को चलो मैं लिख देता हूँ डी से। ये मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फॉर्मूला है। यानी आप फोर्स को, अच्छा फोर्स देखो 10 न्यूटन यहाँ लेफ्ट पे भी लग रही है, 10 न्यूटन राइट पे भी लग रही है। आप फोर्स को सिर्फ एक दफा लिखोगे। फोर्स को ये नहीं कि 10 + 10 कर दो और आंसर 20 लिख दो, तो बात गलत हो जाएगी। मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ कि फोर्स को, ये मैट्रिक क्लास में आप लोग को सिखाया गया था मोमेंट निकालने का तरीका, जो मैं आपको भी यहाँ निकालना सिखा रहा हूँ। कि फोर्स को आप एक दफा लिखोगे, और डिस्टेंस तो है ही कितना, 10। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 × 10 = 100। और मोमेंट ऑफ कपल का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन, ऑप्शन नंबर ए। तो जो सीखने वाली बात थी वो मैंने आपको सिखाई, गलती नहीं करना कि फोर्स को दो दफा लिख दो, 10 10 100 कर दो, तो 10 और 20 कर दो फिर आंसर निकालो, तो बात गलत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग को एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। तो मोमेंट ऑफ कपल का भी एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो अगला टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है मेरे पास इक्विलिब्रियम का। क्योंकि चैप्टर का नाम ही था ना, चैप्टर का नाम था टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क आपने पढ़ लिया, अब आप इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो इक्विलिब्रियम की सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन बताऊं। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखिए जरा, डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, आपकी बॉडी, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। कब कहलाएगी, इफ इट इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी अपनी जगह पे रुकी हुई है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो ये जो ब्लॉक नजर आ रहा है, ये अगर रेस्ट पर है, तो ये मेरे पास कहलाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो कैसी है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। और आगे आपसे बोल रहा है मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अगर मूव भी करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। और अगर आपकी कोई भी बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से,
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन होती है बेटा, वो एक्सेलरेशन बराबर किसकी होती है, 0 के बराबर होती है। यानी दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो टोटली रेस्ट के अंदर हो, या अगर मूव करे तो मूव करे कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अच्छा, एक इक्विलिब्रियम आपने केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा है, वो केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम अलग है, ये फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम अलग है। तो मैंने फिजिक्स का इक्विलिब्रियम आपको बताया। इक्विलिब्रियम के बाद जो अगली आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा इक्विलिब्रियम की दो तरह की टाइप्स होती हैं, वो दोनों टाइप्स मैं आपको बताऊं। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हाईलाइट कर देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0। पहली जो इक्विलिब्रियम है बेटा, ये कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक के लफ्ज का मतलब ही है रेस्ट, यानी अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर हो तो इसका मतलब वो जो इक्विलिब्रियम है वो कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब मैंने आपको बताया रेस्ट, तो पढ़िएगा जरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल मैंने आपको बताई, आप ब्लॉक लाइंग ऑन द सरफेस, यानी कोई ब्लॉक अगर सरफेस पे रखा हुआ है, तो वो जो एग्जांपल है बेटा, वो एग्जांपल है मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। लेट सपोज ये मेरे पास सरफेस, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रखा, ब्लॉक रखने के बाद ये इसका वेट होगा जिसको आप डाउनवर्ड लिखो, डाउनवर्ड बनाओगे वेट mg से लिखते हो, और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होता है जिसको आप किससे लिखते हो, r से लिखते हो। पढ़ा है ना आप तमाम लोगों ने, ये तो मैट्रिक क्लास में डायग्राम पढ़ी थी। ये r कहलाता है मेरे पास कौन, नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। तो बेटा मैं आपसे बात कर रहा था इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की बात करने के बाद भी फिर मैंने आपसे बात करी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में जो पहली मैंने एग्जांपल बताई वो मैंने बताई स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बताया कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट में हो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड नंबर पे मैंने आपके सामने लिखा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलेंगे सर डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है आपकी बॉडी अगर मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब अगर उसकी एक्सेलरेशन 0। अब इसकी जो एग्जाम्पल है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कौन सी बॉडी मूव कर सकती है, तो इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है पैराशूटिस्ट डाइविंग फ्रॉम द स्काई। एक पैराशूटिस्ट अगर स्काई से डाइव करे, इसकी एग्जाम्पल क्या है जरा देखते हैं। देखो एक शख्स है पैराशूट पहन के जमीन पे नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, एक पैराशूटिस्ट है जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा है। अब अगर आपने देखा हो पैराशूटिस्ट जो होता है, जो पैराशूट पहन के आ रहा होता है, ये ऐसा नहीं कि तेजी से जमीन पे आएगा और जमीन पे आके टकरा जाएगा, बल्कि नहीं, वो सेम स्पीड से मतलब स्टेडी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ आता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ आता है। तो वो जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये पैराशूटिस्ट की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अब इस पे फोर्सेस भी जो एक्ट कर रही होती है, वो फोर्सेस भी मैं आपको बता दूं। बेटा इसका वेट इसको डाउनवर्ड मूव कराता है, जो डाउनवर्ड फोर्स लगती है वो इसका वेट होता है जिसको आप लिखते हो mg से। और उस पे पैराशूट पे जो फोर्स लग रही होती है, जो एयर की जो फोर्स होती है, ये फोर्स कहलाती है मेरे पास ड्रैग फोर्स, जो इसको रोक रही होती है, इसको मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कराती है, यानी सेम स्पीड से मूव करता हुआ आता है। अच्छा, आपकी बॉडी अगर सेम स्पीड से मूव करते हुए आ रही हो फ्री फॉल मोशन में, अगर आपकी बॉडी सेम स्पीड से मूव करते हुए आ रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो जो वेलोसिटी है बेटा मेरे पास, वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि देखो पैराशूटिस्ट जो होगा उसकी स्पीड 0 से बढ़ी, उसने जब जंप करा तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी उस वक्त इनिशियल 0 होगी, उसने जंप किया, जंप करके अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, एक वक्त आएगा उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो सेम स्पीड के साथ जमीन पे आहिस्ता 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 करके नीचे आएगा सेम स्पीड से। तो वो जो वेलोसिटी है बेटा मेरे पास, वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मैं आपको बताऊं, यानी अगर आपकी बॉडी की फ्री फॉल मोशन हो, फ्री फॉल मोशन हो और मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरे पास कहलाएगी कौन सी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये छोटी छोटी सी बातें आती जा रही हैं जो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ, तो अब आप लोग आइंदा के लिए याद करोगे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में भी दो हो गए मेरे पास, एक कहला रहा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक कहला रहा है मेरे पास कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक मेरे पास है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें से कहला रही है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है जरा देखते हैं। बट मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी आपके सामने नजर आ रही है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करी लेफ्ट साइड से, मैंने फोर्स को लिखा एफ से, मैंने फोर्स अप्लाई करी राइट साइड से, इस फोर्स को भी मैंने लिखा एफ से, लेकिन एक एफ है और एक है मेरे पास माइनस एफ।
मुझे बताइए क्या ये बॉडी मूव करेगी, अपनी जगह पे रुके रहेगी? तो आप बोलेंगे सर ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि आपने अपनी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाई लेफ्ट हैंड साइड से उतनी ही फोर्स लगाई राइट हैंड साइड से। सर ये बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, अपनी जगह पे रहेगी। यानी आपकी बॉडी किस में होगी? रेस्ट में होगी। और रेस्ट में होने का मतलब किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन इसको मैथमेटिकली, ये तो आप टेक्निकली आप देख के बता रहे हो, फिजिकली देख के बता रहे हो, मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊं। आप क्या काम करोगे? आप समीशन ऑफ फोर्सेस निकालोगे। समीशन ऑफ फोर्स यानी फोर्सेस को ऐड करके चेक करोगे। देखो फोर्सेस को ऐड करने का तरीका क्या है, मैं फोर्सेस को ऐड करने का तरीका बताऊं। दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो। एक फोर्स है मेरे पास F, एक फोर्स है मेरे पास माइनस F। तो मैं एक जगह पे लिखूंगा F, एक जगह पे लिखूंगा माइनस F। तो मैंने समीशन ऑफ फोर्सेस निकाला। ये डेल समीशन जो F नजर आ रहा है, ये समीशन ऑफ मतलब तमाम फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। यानी फोर्सेस को आपस में ऐड कर दीजिए या सम निकाल लीजिए। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फोर्सेस को सम कर लीजिए। अब इत्तेफाक से एक F है और एक माइनस F है। आप बोलेंगे यस सर, एक F और एक माइनस F, तो प्लस F और माइनस F कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ फोर्सेस किसके बराबर आ गया? सम ऑफ फोर्सेस बराबर आ गया 0 के। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो एग्जाम्पल जरा देखिएगा। मेरे पास एक और बॉडी, इस बॉडी को मैंने प्लेस किया, लेकिन एक दफा मैंने फोर्सेज लगाई लेफ्ट साइड से 2, जबकि राइट हैंड साइड से एक फोर्स लगाई जिसको मैंने लिखा F से। अब मुझे बताइए क्या बॉडी रुकी रहेगी या मूव करेगी? आप बोलेंगे सर नहीं, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ जो फोर्सेज लग रही है वो ज्यादा फोर्सेज लग रही है। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये क्या करेगी? मूव करेगी। और क्योंकि इस पे लग रही है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। अब अगर फोर्स लग रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। इन शॉर्ट, आप कैसे चेक करोगे? आप ये चेक करोगे बेटा कि समीशन ऑफ फोर्सेस निकाल के देखोगे। अब कितनी फोर्सेस लग रही है जरा देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर एक फोर्स लग रही है F, दूसरी फोर्स भी लग रही है F, तीसरी लग रही है माइनस F। तो इसको लिखेंगे F प्लस F माइनस F। तीनों फोर्सेस का सम निकाला। मैंने तीनों फोर्सेस का सम लिखा, मैंने लिखा F प्लस F और तीसरा हो गया माइनस F। अब ये प्लस F और माइनस F दोबारा कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास? तो आप बोलेंगे सर समीशन ऑफ फोर्सेस बराबर आ गया F के। क्या 0 के बराबर आया? आप बोलेंगे सर नहीं, 0 के बराबर नहीं आया। तो मैंने इसको लिख के दिखाया। मैंने क्या लिख के दिखाया कि समीशन ऑफ फोर्सेस 0 के बराबर नहीं आया। अब आप मुझे बताओ कौन सी वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कौन सी वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो आप बोलेंगे सर ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये टॉप ये जो नजर आ रही है ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जबकि ये वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगी? तो बेटा याद रखना, आज के बाद से अगर बॉडी की फोर्सेस का समीशन यानी बॉडी की फोर्सेस का सम अगर 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। और यही तो मेरे पास कहलाती है कौन? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आप अगर डिफाइन करने बैठो ना फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हो कि भाई किसी भी बॉडी पे अगर समीशन ऑफ फोर्सेस यानी फोर्सेस का जो सम है वो अगर इत्तेफाक से 0 के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब वो जो बॉडी है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। और इसको अल्फाज की सूरत में ऐसे लिखोगे, अल्फाज पढ़ो क्या लिखी हुई है? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब सम अगर आप निकालो ऑल द फोर्सेस, तमाम के तमाम फोर्सेस का एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट इक्वल टू 0। यानी समीशन ऑफ फोर्सेस अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये कहलाती है मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको ऐसे भी लिखते हो कि सारी की सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस पे 0 हो, सारी की सारी फोर्सेस बेटा वाई एक्सिस पे 0 हो, और सारी की सारी फोर्सेस कहाँ पे 0 हो? जेड एक्सिस पे 0 हो। इसकी मिसाल भी एक मैं छोटी सी आपसे शेयर कर लेता हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज ये फोर्सेस लग रही हैं एक्स एक्सिस पे, ये फोर्सेस लग रही हैं वाई एक्सिस पे। ये लग रही है 5, ये लग रही है -5, ये लग रही है 10, ये लग रही है -10। क्या ये बॉडी मूव कर सकेगी? आप बोलेंगे सर नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? सर इसलिए नहीं कर सकेगी क्योंकि दोनों समीशन ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्स एक्सिस पे भी 0 आ रहा है, समीशन ऑफ एफ एक्स एक्स एक्सिस पे भी 0 आ रहा है, क्योंकि जितनी लेफ्ट पे लग रही है उतनी ही राइट पे लग रही है। तो इसका मतलब उसका सम 0 हो जाएगा। एक +5 एक -5, आंसर 0 आएगा। अब मुझे बताओ वाई एक्सिस पे, तो आप बोलेंगे यस सर वाई एक्सिस पे भी फोर्सेस 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि देखो सर एक 10 है एक -10 है, जब इसको प्लस करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब सर समीशन ऑफ फोर्सेस एक्स पे भी 0 है, समीशन ऑफ फोर्सेस वाई पे भी 0 है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहा है। यानी आपकी जो बॉडी है वो बॉडी किस में है? आपकी बॉडी बेटा रेस्ट के अंदर है। तो ये लॉजिक को समझने का तरीका तो जो मैंने आपसे शेयर किया, उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको दोबारा याद आ गई होगी जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा और अब आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को।
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जरा समझेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए मैंने एक वुडन प्लैंक मंगवाया। वुडन प्लैंक मंगवाने के बाद मैंने इस पे दो फोर्सेस एक्ट करी। अच्छा, पहली बारी जो फोर्स नजर आ रही है, ये फोर्स इसको कैसे मूव कराएगी? आप देखो ना, वुडन प्लैंक सेंटर से फिक्स है। ये प्लैंक जो नजर आ रहा था ये सेंटर से फिक्स। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स इसको मूव कराएगी। सर ये कैसे मूव करा रही है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो आप बोलेंगे सर ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे भी लिखते हैं ACW, कहीं लिखा हुआ नजर आया ना ACW, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने एक और फोर्स इसके ऊपर रैक करी। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव भी लिख के दिखाया, जबकि ये कहलाएगा ACW। ACW का मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है बेटा वो पॉजिटिव कहलाएगा, जबकि ये अगली फोर्स जो एक्ट हो रही है ये फोर्स भी अपवर्ड एक्ट हो रही है। जो मैंने फोर्स बना के लिखा है दोबारा देखिएगा इस फोर्स को, ये रही मेरे पास फोर्स। ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स भी अपवर्ड एक्ट हो रही है, लेकिन ये जो इसको मूव कराएगा, ये इसको कैसे मूव कराएगा? आप बोलेंगे यस सर, राइट वाली जो फोर्स है इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगी, जो लेफ्ट वाली फोर्स है वो इसको राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगी। यानी ये जो इसको मूव करा रहा है ये मूव करा रहा है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को देखते हो आप CW, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है बेटा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको बताया था ना टॉर्क की टाइप्स, उसी वक्त बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब मैंने एक काम किया, मैंने समीशन ऑफ टॉर्क निकाल के देखा। समीशन ऑफ टॉर्क का मतलब फिर दोबारा टॉर्क को ऐड कर लो। मैं आपसे अगर पूछूं कितने टॉर्क लग रहे हैं, आप बोलेंगे सर दो टॉर्क लग रहे हैं। एक टॉर्क प्लस में है और एक टॉर्क माइनस में है। आप बोलेंगे यस सर, एक टॉर्क है प्लस के अंदर, एक टॉर्क है माइनस के अंदर। तो आपने लिखा प्लस टॉर्क और साथ में लिखा माइनस टॉर्क, इस तरीके से लिख के दिखाया। तो आपने लिखा प्लस टॉ और साथ में लिखा माइनस टॉ। इन दोनों प्लस माइनस को अगर आप आपस में कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया मेरे पास 0। मैंने दोनों को कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद जो सम ऑफ टॉर्क है वो 0 आ गया। और यही तो कहलाती है मेरे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पढ़ो जरा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है? इज सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट इक्वल टू 0। यानी आपकी बॉडी पे जितनी भी टॉर्क लग रहे हैं, सम ऑफ ऑल द टॉर्क, जितनी भी टॉर्क लग रहे हैं उनका अगर मैं सम निकालूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। बात को समझिएगा जरा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? अगर सारी की सारी फोर्सेज का सम 0 के बराबर है तो ये कहलाएगी मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सारे के सारे टॉर्क 0 के बराबर हैं तो ये कहलाएगी मेरे पास कौन? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूं और मैंने आपको बताया सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ऐसे भी लिखते हैं कि भाई जितना आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है। बात को गौर तो कीजिए आप, भाई ये इसको क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है। आप खुद जरा इसको जज करो और देखो क्या ये बॉडी रोटेट हो सकेगी? तो आप बोलेंगे सर ये बॉडी रोटेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक इसको एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कराना चाह रहा है, एक इसको क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड की तरफ मूव कराना चाह रहा है। सर ये बॉडी रोटेट होगी ही नहीं, यानी ये बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अब आपको बेटा याद रखनी है इन बातों को कि भाई या तो सम ऑफ टॉर्क 0 के बराबर हो या फिर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो किसके? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो ये कहलाएगी मेरे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी, इसको मैं सवाल करना भी आपको सिखाऊंगा। इसी से रिलेटेड छोटा सा MCQ तो नहीं है, MCQ से बन सकता है, तो मैंने MCQ की तरह से मैंने इसकी एनिमेशन बनाई हुई, जरा इसको देखेंगे और उसको जज करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक सीसॉ है। सीसॉ मतलब एक झूला जो आप बचपन में झूलते थे, सीसॉ झूला जो होता है वो मेरे पास है एक सीसॉ। इस सीसॉ के ऊपर मैंने एक मैन को प्लेस किया। एक आदमी आके खड़ा हो गया, जैसे ही आदमी खड़ा होगा ये इसको एक डायरेक्शन में मूव करा देगा इस तरीके से। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर एक आदमी इस पे आके खड़ा होगा तो ये अपनी जगह पे रुका नहीं रहेगा बल्कि ये रोटेट कर जाएगा, तो मैंने रोटेट करके दिखाया। अब दूसरी जगह पे अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी किसी को खड़ा करना पड़ेगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल खड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चे को खड़ा कर दिया, एक चाइल्ड। जैसे ही मैंने बच्चे को खड़ा किया ये बैलेंस हो गया। आप बोलेंगे चलें ये बात तो वेरी गुड हो गई सर, आपने मैन की वजह से इसको डिसबैलेंस किया था, जैसे आपने इस चाइल्ड को प्लेस किया इस चाइल्ड ने इसको वापसी क्या कर दिया? अपनी जगह पे स्टेशनरी कर दिया। आप बोलेंगे चलें सर सही आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो एक चाइल्ड है, चाइल्ड का वेट मुझे लेट सपोज पता है कि चाइल्ड का वेट जो है वो है 40 न्यूटन। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, मुझे नहीं पता कि ये जो मैन खड़ा हुआ है इसका वेट कितना है। इस मैन का वेट बताओ। अब आपको मैं सिखाऊंगा, अगर आपको एक चीज का वेट पता हो तो आप दूसरी चीज का वेट कैसे निकाल सकते हो ये मैं आपको सिखाऊंगा। और यही सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज है।
और एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे बोल सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप इस तरीके से उसका वेट कैसे निकाल सकते हो। यानी 40 न्यूटन आपका वेट है चाइल्ड का, मैं वेट निकालना चाह रहा हूँ किसका, मैन का। अब मैन का वेट निकालने के लिए कैसे करेंगे जरा देखते हैं। पहले मैंने इसके डिस्टेंस को नापा, मुझे डिस्टेंस पता चल गया। मैंने कहा यार चाइल्ड का जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 4 मीटर, ताकि मैन का जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो है मेरे पास 2 मीटर। मुझे दोनों के डिस्टेंस मिल गया। आपको फिजिकली नजर भी आ रहा होगा कि चाइल्ड मैन जो है वो सेंटर से ज्यादा करीब है, जबकि चाइल्ड सेंटर से ज्यादा दूर है, तो वो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है 4 मीटर। अब मैंने कहा ये जो चाइल्ड है इसको, बेटा ये चाइल्ड इसको कैसे मूव कराएगा, तो आप बोलेंगे सर चाइल्ड इसको मूव कराएगा, ये जो डायरेक्शन होती है चाइल्ड इसको नीचे की तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ अगर रोटेट कराएगा नीचे से, तो ये डायरेक्शन कहलाएगी बेटा मेरे पास क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज की तरह है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। ये जो चाइल्ड इसको मूव कराएगा बेटा ये है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि ये जो मैन नजर आ रहा है, ये जो मैन इसको मूव कराएगा ये क्लॉकवाइज है। तो मिस्टेक को मैंने सही कर दिया। ये जो मैन नजर आ रहा है, मैन इसको मूव कराएगा क्लॉकवाइज, जबकि जो चाइल्ड नजर आ रहा है, चाइल्ड इसको मूव कराएगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। बताए ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अगर क्लॉक जैसे चलती है, क्लॉक की तरह अगर ये मूव कराएगा इसको तो क्लॉकवाइज होगा, और अगर क्लॉक के अपोजिट होगा तो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन थोड़ी देर पहले ही आप पढ़ कर आए। आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उतना ही क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है। तो मैंने अप्लाई किया। मैं इस एनिमेशन पे वापसी आता हूँ। ये रही मेरे पास एनिमेशन कि जितना मेरे पास क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है, याद है ना, आर क्रॉस एफ। और अगर एंगल को कंसीडर ना करो तो सिंपल, अगर आसान जबान में बताऊं तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इक्विलिब्रियम का निकालने का फॉर्मूला है। अब जो क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, अच्छा थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर रहा था, वो मिस्टेक सही कर दूं जरा। ये मिस्टेक स्लाइड में हुई है, मैं तो नहीं कर रहा, स्लाइड में हुई है। ये एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा वाला जो नजर आ रहा है वो क्लॉकवाइज है। अब मुझे बताइए एंटी क्लॉकवाइज कौन मूव करा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करा रहा है वो कौन है, तो आप बोलेंगे सर जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है वो चाइल्ड है। तो चाइल्ड का वेट कितना है, तो आप बोलेंगे सर चाइल्ड का वेट है 40 और इसका डिस्टेंस है 4। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और डिस्टेंस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला नजर आ रहा है, वो टॉर्क का फॉर्मूला है कि आप फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मुझे बताइए कि मुझे इस बात का जवाब दीजिए सर कि जो फोर्स लग रही है, जो वेट है, वो एक फोर्स कहला रही है। तो फोर्स कितनी लग रही है, आप बोलेंगे सर फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, जबकि इसका डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है 4 मीटर। तो मैंने 40 और 4 दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा जरा, यहाँ एक्सप्लेन करोगे मैन के लिए। क्लॉकवाइज जो मूव करा रहा है, क्लॉकवाइज जो मूव करा रहा है वो मैन है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है वो चाइल्ड है। अब मुझे बताओ उसमें आगे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कौन मूव करा रहा है, तो आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज मूव करा रहा है मैन। तो मैन की फोर्स कितनी है, मैन की वेट कितना है, तो आप बोलेंगे सर वेट ही तो चाहिए, तो वेट की जगह पे आ जाएगा डब्ल्यू। जबकि जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो डिस्टेंस है 2 मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने लिख के दिखाया 40 मल्टीप्लाई बाय 4 और डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे 40 को, अच्छा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल करो जरा, 2 1 2, 2 2 4, आपने कैंसिल कर दिया, 2 1 2, 2 2 4। अब देखो 40 और 2 बच रहा है। अब अगर आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 80, और वहां बच जाएगा मेरे पास कौन, डब्ल्यू बच जाएगा। 2 को 2 से कैंसिल किया तो डब्ल्यू का जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना न्यूटन, 80 न्यूटन। तो अब आपको इसका फायदा क्या होगा बेटा, कि आपने यहाँ से इस टॉपिक की मदद से एक अननोन वेट निकालना सीखा, और यही आपका यूज है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये बातें भी बेटा आप लोगों ने मैट्रिक क्लास से पढ़ना सीखी है, मैट्रिक क्लास में पढ़ा, फिर फर्स्ट में पढ़ा, लेकिन क्योंकि यूज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं अक्सर बातें। तो उम्मीद यही है कि आप आइंदा से आप लोग को बातें याद रहेंगी। ओके, तो इस बात को देखने के बाद मजीद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो नजर आ रहा है मेरे पास वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो डेफिनेशन में आपको बताऊं, डेफिनेशन तो आप लोग को याद होगी, जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जहाँ पे एट विच द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्स, उस पॉइंट को आप बोलते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास अगर कोई कॉपी हो, कोई कॉपी वगैरह कुछ होती है, आप क्या कोशिश करते थे, उस कॉपी को एक फिंगर से रोकने की कोशिश करते थे। बचपन में किया जरूर होगा। एक कॉपी आपके पास बुक है या कॉपी है, ये नजर आ रही है मुझे कॉपी,
इस कॉपी को आप अपनी फिंगर की एक फिंगर की मदद से रोकने की कोशिश करते थे, बिल्कुल उस सेंटर पॉइंट पे। ये सेंटर पॉइंट जो नजर आ रहा है, इस सेंटर पॉइंट पे आप अपनी फिंगर को रखते थे, यानी सारा जो वेट होता था वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा होता था, जिसको आप डब्ल्यू से लिखोगे, और आप अपनी फिंगर से इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाते थे और इसको रोकने की कोशिश करते थे। तो बचपन में किया जरूर होगा कि वो पॉइंट, यानी आपने बचपन में क्या किया होगा कि आपने वो पॉइंट तलाश किया होगा। वो पॉइंट आमतौर पर सेंटर पे होता है, तो सेंटर पे पॉइंट आपने मालूम किया और उस पॉइंट पे आपने ये देखा कि भाई जितनी फोर्स आपकी डाउनवर्ड लग रही है उतनी फोर्स आपकी अपवर्ड लगेगी। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका क्या है कि आप इसमें मीडियंस ड्रॉ करते हो। मीडियन मतलब क्या है कि जो ये जो एक वर्टेक्स नजर आ रहा है, इस वर्टेक्स से सामने वाले के पॉइंट पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ से एक वर्टेक्स को ड्रॉ करोगे, यहाँ से ये जो दूसरा वर्टेक्स नजर आ रहा है, इस वर्टेक्स से आप मीडियन को ड्रॉ करोगे। मीडियन का मतलब सामने सेंटर पे जाके स्ट्राइक करेगी, और टॉप वाले से मीडियन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ से मीडियन ड्रॉ हो गया। अब जहाँ पे ये कॉन्साइड कर रहा है, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप लिखते हो COG से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से बन रहा है? तो ये बन रहा है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जबकि अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल ली, स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे चाहिए। तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका है कि आप डायगोनल्स ड्रॉ करोगे। आपने डायगोनल्स को ड्रॉ किया, ये दो पॉइंट नजर आ रहे हैं, यहाँ से डायगोनल्स को ड्रॉ किया, एक डायगोनल ये रहा और एक और डायगोनल बनाया, एक डायगोनल ये रहा। आपने डायगोनल को इंटरसेक्ट किया तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आया? तो आप बोलेंगे सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। मैंने लिख के दिखाया इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो अब ये दो तरह की बातें, दो तरह की मैंने एग्जांपल शेयर कर दी, बाकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आप निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल अगर लूं, एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म प्लैंक। यूनिफॉर्म प्लैंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? प्लैंक का मतलब ये तख्ता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा अगर सेंटर प्लैंक है तो प्लैंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर ही होगा। यानी ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और इस सेंटर ऑफ, इसको आपने लिखा बेटा किससे? डब्ल्यू से। तो आपसे बोल सकता है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ कहाँ पर होगा, किस वजह से आया। तो थोड़ी सी बात को बेटा इसको आप स्टडी करोगे और इसको जहन में बिठाओगे कि किस किस तरीके से आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद अब मैं अगर आगे बढ़ूं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो कहलाते हैं मेरे पास सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हो ये बात देख लेते हैं जरा। सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने का तरीका क्या है? द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। बॉडी का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा बेटा वो मेरे पास कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर है, स्क्वायर का जो सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर वो ये, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास है। ऐसी इत्तेफाक से ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल का भी सेंटर ऑफ मास यही होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो दो तरह के पॉइंट्स हो गए मेरे पास, दोनों की डेफिनेशन बेटा याद रखोगे। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या? वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा वेट एक्ट करेगा, तो वो पॉइंट कहलाएगा मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास कहलाएगा बॉडी का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको आप सेंटर ऑफ मास बोलते हो। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ोगे जरा क्या लिखा हुआ है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एग्जैक्टली द सेम द सेंटर ऑफ द मास। अभी बता रहा था ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास दोनों का सेम होगा। किसका सेम होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास? लेट्स सपोज वो जो मैं एग्जांपल आपसे ले रहा था कि भाई मेरे पास ट्रायंगल था, ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है COG, वही मेरे पास सेंटर ऑफ मास है COM। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर है सेंटर ऑफ मास की। कब होगा? अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपका ट्रायंगल एक ही मटेरियल से बना हुआ, अगर ट्रायंगल है स्टील का है तो स्टील का ही बना हुआ हो, ऐसा ट्रायंगल में ना हो। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आधा ट्रायंगल मुख्तलिफ चीजों से मिलके बना हुआ है। ये ट्रायंगल स्टील का बना हुआ है, ये ट्रायंगल कॉपर का बना हुआ है ट्रायंगल का पार्ट, और ये वाला ट्रायंगल का पार्ट वुड का बना हुआ है। क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है? आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर पे नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और हो सकता है।
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। फिर इसको मालूम करना पड़ेगा, और इसको मालूम करने के लिए ये तरीका जो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका, इसका एक्सपेरिमेंट है जिसको लेविना एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट आपके पास मैट्रिक क्लास की बुक के अंदर मौजूद है। मैं एक्सपेरिमेंट तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट से निकाला जा सकता है। बहरहाल बेटा, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बता दिया। इन बातों को देखने के बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब मेरे पास है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम की आपने सबसे पहले पढ़ी टाइप्स। इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? टाइप्स मैंने आपको बताई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर आपने पढ़ी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो मेरे पास पार्ट आया है वो पार्ट है बेटा मेरे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहली जो इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाती है वो कहलाएगी आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन पहले नजर आ गई, बाद में नाम आया, तो पहले चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। If a body return back to its original position when slightly displaced, क्या मतलब? मैं इसकी एग्जांपल आपसे शेयर करूं। लेट्स सपोज मेरे पास ये बुक है, सही, आपके सामने बुक नजर आ रही। इस बुक को आपने डिस्प्लेस कराया। डिस्प्लेस कराया मतलब ऊपर की तरफ, आप इसको जरा सा आपने डिस्प्लेस कराया, ऊपर की तरफ मूव कराया, इस तरीके से। ओके, मैंने आपको मेरा एग्जांपल बना के दिखाई कि मैंने अपनी बुक को इस तरीके से डिस्प्लेस कराया, और डिस्प्लेस कराने के बाद छोड़ दिया। क्या ये बुक अपनी ऐसी ही रुके रहेगी या वापसी अपनी जगह पर आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये बुक को जब आपने डिस्प्लेस कराया ऊपर की तरफ, तो ये वापसी अपनी जगह पर आ जाएगी। अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराओ और वो वापसी अपनी जगह पर आ जाए, अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कराओ और वो वापसी अगर अपनी पोजीशन पर आ जाए, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन पढ़ो ना, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इफ अ बॉडी रिटर्न बैक, अगर आपकी बॉडी वापसी आ जाए, रिटर्न बैक कहाँ पे वापसी आ जाए? टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी आपकी बॉडी अगर अपनी पोजीशन पे वापसी आ जाए, ओरिजिनल पोजीशन पे, तो वो जो कहलाता है इक्विलिब्रियम, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप बोलेंगे चले ऐसा सही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं। अब अगली बात देखना बेटा, ये जो पॉइंट इसका नजर आ रहा है, ये पॉइंट इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको मैंने लिखा COG। COG का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जबकि ये वाला जो पॉइंट अब नजर आ रहा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले था, जब आपने इसको मूव कराया, तो बेटा अब ये पॉइंट कहलाता है मेरे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट को अगर आप अपनी पोजीशन से मूव करा दोगे, तो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट मेरे पास कहलाएगा कौन? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहलाएगा। तो मैंने हाईलाइट कर दिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब मुझे बताइए कौन ऊपर की तरफ आ रहा है, कौन नीचे की तरफ आ रहा है? तो आप यकीनन मुझे जवाब देंगे सर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर की तरफ आ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेकंड डेफिनेशन पढ़ो ना, सेकंड डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाई करे, कहाँ लाई करे अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ रहे, और बुक को अगर आप ऊपर की डिस्प्लेस कराओ, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कराओ, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर की तरफ चला जाए, तो ये जो इक्विलिब्रियम है मेरे पास, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा मेरे पास कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखने के बाद सेकंड जो डेफिनेशन मुझे नजर आ रही है वो है मेरे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है इसको भी देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखी हुई है। If a body does not return back to its original position when slightly displaced is called unstable equilibrium। अब इसकी एग्जांपल भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। ये मेरे पास एक पेंसिल है। इस पेंसिल को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कराया। डिस्प्लेस का मतलब क्या है? मैंने पेंसिल को थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस करा दिया, इस तरीके से। आपके सामने डायग्राम पे बना के दिखा रहा हूँ। मुझे बताइए, इस पेंसिल को अगर मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कराया, क्या ये वापसी अपनी पोजीशन पर आ जाएगी?
तो आप बोलेंगे सर ये वापसी अपनी पोजीशन पे किसी भी कीमत पे नहीं आएगी, ये वापसी अपनी जगह पे आ ही नहीं सकती। बुक तो वापसी अपनी जगह पर आ गई थी, लेकिन ये वापसी अपनी जगह पे नहीं आ सकता। यानी अगर किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस कराओ और वो वापसी अपनी जगह पे ना आ सके, यानी डिस्प्लेस कराया तो वो नीचे ही जाएगा, वापसी अपनी जगह पे नहीं आएगा, तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा मेरे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब डेफिनेशन दोबारा से पढ़िए, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन पे वापसी नहीं आएगी जब आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कराओ, तो ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा मेरे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये जो पॉइंट इसका नजर आ रहा है, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट उसका कहलाएगा सीओजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जबकि ये पॉइंट इसका नजर आएगा बेटा जो नजर आ रहा है। अब जो पॉइंट बाद वाला जो पॉइंट होता है, याद है ना, अभी बताया था, जो बाद वाला पॉइंट होता है ये कहलाएगा मेरे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मुझे बताइए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर की तरफ आ गया या नीचे की तरफ आ गया? मैं आपसे अगर पूछूं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के साथ क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसका नीचे की तरफ आ गया। मैं इसको हाईलाइट भी करके दिखा दूं डिफरेंट कलर से, ये देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे आ गया, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज अबव या लाइज बिलो। तो आप बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज बिलो, नीचे की तरफ चला गया। तो ये रही इसकी सेकंड डेफिनेशन जो मेरे सामने लिखी हुई है, इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज बिलो यानी नीचे की तरफ चले जाए, बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो मैं आपको बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों डेफिनेशन बताई एग्जाम्पल के साथ, फिर मैंने आपको बताया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों एग्जाम्पल बताई, ये भी मैंने दोनों डेफिनेशन बताई एग्जांपल्स के साथ। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इन दोनों इक्विलिब्रियम को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, और अब जो नजर आ रहा है मेरे पास वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, जरा डेफिनेशन पढ़िएगा क्या लिखी हुई है। इफ अ बॉडी कीप्स इन ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस, लेट्स सपोज मेरे पास बॉल थी, ये बॉल मेरे पास, इस बॉल को आपने डिस्प्लेस कराया, लेकिन बॉल को डिस्प्लेस कराने की वजह से उसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। ओरिजिनल पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले भी अपनी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थी, बाद में भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी आप उसको डिस्प्लेस भी कराओगे तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखो बुक के अंदर क्या हो रहा था, बुक पहले स्ट्रेट रखी हुई थी, बाद में इस तरीके से हो गई थी। पेंसिल में क्या हुआ था, पेंसिल बिल्कुल पहले स्ट्रेट थी, स्ट्रेट पेंसिल के बाद वो पेंसिल इस तरीके से नीचे की तरफ डाउन हो गई थी, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही। अगर पोजीशन चेंज ना हो तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है मेरे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी कीप्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अच्छा इसके अंदर क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सीओजी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस जगह पर है उसी जगह पे इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी होगा, यानी किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही मेरे पास होगा कौन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही होगा मेरे पास पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो पढ़िए सेकंड डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी दोनों के दोनों पॉइंट बेटा सेम हाइट पे नजर आ रहे हैं। आप देखो ना दोनों पॉइंट जो नजर आ रहे हैं, उसको मैं चलो हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू कलर से। देखो दोनों पॉइंट्स आपके सेम हाइट पे नजर आ रहे हैं, यानी जिस जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी जगह पे आपका क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी है। तो ये तीसरी तरह का इक्विलिब्रियम जो नजर आ रहा है ये कहलाता है मेरे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की बेटा स्टेट्स थी वो भी कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद बेटा अब अगले टॉपिक की तरफ आगे आएंगे। अगला टॉपिक मेरे पास है एंगुलर मोमेंटम का। देखो मोमेंटम तो कहलाता है आपके पास, सिंपल जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी आपकी बॉडी अगर कोई मूव कर रही है तो इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो मोमेंटम, जिसको आप बोलते हो क्वांटिटी ऑफ मोशन। और अगर लफ्ज आ जाए एंगुलर का, तो एंगुलर के लफ्ज का मतलब है कि आपकी बॉडी बेटा मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये जो मोमेंटम है मेरे पास, ये मोमेंटम कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये रहा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और एंगुलर मोमेंटम की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो आपको लिखी हुई नजर आ रही है। क्या लिखा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को लिखते हो एल से, इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हो, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है आर, और मोमेंटम का मतलब होता है बेटा मेरे पास पी। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया। तो अब आप याद रखना बेटा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कब होगा, जब आपकी बॉडी मूव करेगी कैसे, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करे तो वो जो उसके बाद मोमेंटम होगा, सर्कुलर मोशन में अगर मूव करे तो उस वक्त जो उसका मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नजर आ रहा है मेरे पास, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। वैसे ही मेरे पास आर क्रॉस पी का फॉर्मूला होगा मेरे पास कौन, आर पी साइन थीटा।
तो मैंने आर क्रॉस पी को ओपन किया और आर क्रॉस पी को ओपन करने के बाद फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला आ गया मेरे पास कौन, आर पी साइन थीटा। अगर मैं एंगल को नेग्लेक्ट कर दूं, यानी एंगल अगर मैं साइन 90 कंसीडर करूं, तो साइन 90 मेरे पास बराबर होगा 1 के, क्योंकि बहुत सारे सवालों में वो आपसे एंगल की बात नहीं करता। मैं आपको चाह रहा हूं जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा दूं। सही है, तो एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला हो गया आर क्रॉस पी, सेकंड फॉर्मूला हो गया मेरे पास आर पी साइन थीटा। अब अगर इसमें से एंगल हटा दोगे, साइन 90 लोगे तो 1 के बराबर होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब ये जो पी नजर आ रहा है बेटा, ये पी जो नजर आ रहा है, पी बराबर होता है एम वी के। तो पी की जगह पे एम वी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी है मेरे पास, तो पी की जगह पे एम वी रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आर, और पी की जगह पे एम वी आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास कौन, एम वी आर। देखो ये ना एल इज इक्वल टू आर पी, आर एज इट इज रहा, पी की जगह पे आ गया एम वी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा एम वी आर। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया एल इज इक्वल टू एम वी आर। अब कुल मिला के जो फॉर्मूला आपके पास यूज करने वाले वो एक फॉर्मूला आ गया एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एक आ गया आर पी साइन थीटा, एक आ गया मेरे पास एम वी आर। अब ये जो v नजर आ रहा है बेटा, आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, ये v बराबर होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा के। तो अब देखो फॉर्मूला है मेरे पास l इज इक्वल टू एम वी आर, m ऐसे ही रहेगा, v की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, आर ओमेगा, और ये लास्ट में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। इस आर को अगर आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो मैंने ये लिख के दिखाया बेटा, v की जगह पे आ गया आर ओमेगा, आर को अगर आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आ गया, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। बस फॉर्मूलों में फर्क क्या है कि एक एंगुलर मोमेंटम और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान है, एक एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान है। तो ये फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने, जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दी, 4 स्टार बने हुए, चारों फॉर्मूले आपके लिए हेल्पफुल है। एक है मेरे पास आर क्रॉस पी, एक है मेरे पास आर पी साइन थीटा, एक है मेरे पास एम वी आर, और एक है मेरे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा। इन चार फॉर्मूलों के बाद मैं आपको बताऊं बेटा एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा जो नाम आपने पढ़ा है वो पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर वेक्टर आए। क्या बात बता रहा हूँ जरा देखिएगा, मैंने आपको कहा कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर भी मेरे पास वेक्टर आए, तो ये जो कहलाता है मेरे पास, ये कहलाता है मेरे पास कौन, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। जबकि इसका जो यूनिट है मेरे पास, वो यूनिट है मेरे पास जूल सेकंड। जूल सेकंड इसका यूनिट होता है। कैसे होता है तो देख लेते हैं। देखो एल का फॉर्मूला है आर क्रॉस पी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, ये इसका यूनिट है। सही। अब देखो यहाँ से मैंने न्यूटन मीटर को एक जगह कर लिया, न्यूटन मीटर को एक जगह कर लिया, साथ में सेकंड आ गया। अब न्यूटन मीटर बराबर नजर आ रहा है, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, और साथ में लिखा हुआ है सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा जूल सेकंड। आप ड्राइव नहीं करना, आप याद रखना कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है मेरे पास कौन, जूल सेकंड। जैसे सिर्फ मोमेंटम का यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ मोमेंटम का अगर यूनिट मैं आपसे पूछूं, तो सिर्फ मोमेंटम का यूनिट है मेरे पास न्यूटन सेकंड। और अगर मैं बोलूँ एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है मेरे पास जूल सेकंड। और ये आपसे अक्सर पूछता भी है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट किसके बराबर है, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बराबर है किसके, जूल सेकंड के। एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक के बाद अब जो टॉपिक मेरे पास है वो है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ की मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने हेडिंग लगाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये आपको समझ में आएगा जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। पहले तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़ लो बेटा पहले इसका लॉ क्या है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर उस बॉडी का टॉर्क जीरो हो जाए, अगर बॉडी का टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज। आपको बेटा स्टेटमेंट तो याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई हल नहीं है कि स्टेटमेंट ना याद करो, आपको स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी भी बॉडी में टॉर्क जीरो हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता, ये बात मैंने आपको बताई। अब ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला मैं जानबूझ के ड्राइव नहीं कर रहा, फॉर्मूला मैं ड्राइव तो कर सकता हूँ लेकिन फिर बात लंबी होगी और एप्टीट्यूड में डेरिवेशन करनी नहीं होती, तो मैं जानबूझ के ड्राइव नहीं कर रहा। आप चाहो तो डेरिवेशन देख सकते हो, तो इसका मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, मेरे चैनल पे भी अपलोड हुए, मैं वहां से भी आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 के कि डेरिवेशन कैसे हुई। मैं जानबूझ के नहीं चाह रहा कि मैं डेरिवेशन आपको प्रूव करके दिखाऊं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी टॉर्क के बराबर है। सही है। उसने कहा कि अगर कौन जीरो हो जाए, टॉर्क जीरो हो जाए, तो मैंने लिख के दिखाया इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो,
अगर टॉर्क जीरो हो जाए, तो यहाँ टॉर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे आप जीरो रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। और टॉर्क की जगह पे कौन आ जाएगा, टॉर्क की जगह पे आ जाएगा मेरे पास जीरो। तो टॉर्क की जगह पे जीरो हो जाएगा अगर मैंने जीरो पुट किया। अब डेल्टा टी वहां जीरो से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है, एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है वो जीरो है। जीरो का मतलब क्या है, देखो एंगुलर मोमेंटम लेट सपोज पहले मैं लिख के दिखाऊं, मैंने लिखा बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ लिख देते हैं चलो। मैंने लिख के दिखाया है बिफोर एंड आफ्टर। मैंने कहा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लेट सपोज है 10 जूल सेकेंड, और बाद वाला एंगुलर मोमेंटम भी है 10 जूल सेकेंड। मुझे बताइए क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ। आप बोलेंगे सर नहीं, एंगुलर मोमेंटम में चेंज जो है वो क्या है, जीरो है, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, यानी एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज है वो चेंज बेटा मेरे पास बराबर है किसके, जीरो के बराबर है, यानी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। अगर किसी भी चीज में चेंज जीरो हो तो वो चीज कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब देखो ना कि वैल्यू फिक्स हो गई, भाई पहले भी 10 बाद में भी 10, चेंज कुछ हुआ ही नहीं। और जब चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है मेरे पास, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कांस्टेंट। तो समझने वाली बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बात समझ में आ गई तो आप बड़े आराम से फिर इसको कर सकते हो। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में दो चीजें आ गई कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज जीरो है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो मैंने इस बात को आपको समझाया, और आप भी इस बात को समझ के याद करोगे कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज जीरो है, जबकि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस बात को देख के आप टॉपिक तकरीबन एंड की तरफ ही जा रहा है, काफी लेंदी लेक्चर हो गया। एक और छोटी सी बात है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर इसके 3 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का अगर आप चेंज लोगे, तो मोमेंटम का चेंज लोगे तो वो बराबर होता है फोर्स के। देखो ना, रेट का मतलब होता है डिवाइड करना टाइम से। मैंने किसको डिवाइड किया, टाइम से। तो आप बोलेंगे सर आपने टाइम को डिवाइड किया द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, आपने टाइम को डिवाइड किया मोमेंटम से। तो अगर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम लोगे तो वो फोर्स के बराबर होता है। और सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी अब अगर आप रेट चेंज लोगे बेटा किसका, एंगुलर मोमेंटम का, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है टॉर्क के। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क। ये एमसीक्यू एनईडी के टेस्ट में बहुत दफा आता है, मैंने पास पेपर में एनईडी के एमसीक्यूज में बहुत दफा देखा है। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है फोर्स। और रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लोगे तो वो मेरे पास कहलाएगा कौन, टॉर्क कहलाएगा। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है। इन बातों को देख के आगे बढ़ते हैं। और एमसीक्यूज मेरे पास हैं 3 एमसीक्यूज हैं, 3 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू मेरे पास, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं। उसने कहा कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म व्हील चेंजेस इस एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ए टू 4a। आपने एंगुलर मोमेंटम को कहां से कहां चेंज किया, ए से 4a तक, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड का मतलब आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे रहा है 4 सेकंड। मांग क्या रहा है आपसे, टॉर्क मांग रहा है। तो अभी अभी आप फॉर्मूला पढ़ कर आए, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क। मुझे टॉर्क चाहिए। अब देखो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो मोमेंटम में चेंज देखो ना, पहले आपका मोमेंटम ए था, बाद में एंगुलर मोमेंटम हो गया 4a। चेंज निकालने के लिए ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। यही तो आपने पढ़ा है, चेंज निकालने के लिए क्या करते हो, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हो। यानी ये बन जाएगा मेरे पास क्या, 4a माइनस ए। आप माइनस करके दिखाओगे। देखो ना बेटा फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए दोनों को माइनस करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4a माइनस ए, जबकि नीचे टाइम की जगह पे 4 आ जाएगा क्योंकि टाइम तो 4 सेकेंड दिया हुआ है। और वहां पे लिखा हुआ है आपके पास टॉर्क। बेटा 4a में से a को माइनस करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास कौन, 3a।
लेफ्ट पे लिखा हुआ है 4 इज इक्वल टू टॉर्क। तो जो टॉर्क का आंसर आ गया वो मेरे पास क्या आया, 3a/4। और 3a/4 का मतलब करेक्ट जवाब मिल गया मुझे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा आसान सा एमसीक्यू था, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग का एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा ये। इस एमसीक्यू को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू मेरे पास, एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल किस्म का एमसीक्यू, मैं आपको समझाऊं। उसने आपसे कहा यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बोर्ड ऑफ वेट 100 न्यूटन। एक बोर्ड मेरे पास है, मैं बोर्ड बना के दिखाऊं आपको। ये बोर्ड मेरे पास, बोर्ड बोल रहा है कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट पर होगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिल्कुल सेंटर पर होगा, इसलिए वो लफ्ज लगाता है यूनिफॉर्म का। अब उसका वेट मैंने लिख के दिखाया बेटा, उसका वेट हो गया मेरे पास कितना न्यूटन, तो आपको बता रहा है सर 100 न्यूटन। तो मैंने हाईलाइट किया, इसका जो वेट हो गया वो हो गया मेरे पास 100 न्यूटन। फिर आगे क्या बोल रहा है, लेंथ बता रहा है 4 मीटर। आप बोलेंगे चलें सर सही है, हमें लेंथ भी पता चल गई, इसकी 4 मीटर लेंथ है। मैंने लेंथ को हाईलाइट कर दिया कि लेंथ मेरे पास है 4 मीटर। आगे बढ़ते हैं। सपोर्टेड बाय वर्टिकल चेन्स एट ईच एंड। सपोर्टेड बाय वर्टिकल चेन्स एट ईच एंड का मतलब क्या है कि आपने इस बोर्ड को चेन से बांधा हुआ है। लेट सपोज ये मेरे पास चेन है, इसको चेन से मैंने टॉप पे फिक्स किया हुआ है इस तरीके से, ब्लू कलर से नजर आ रहा है, ये चेन बनी हुई है, ऊपर से ये फिक्स पॉइंट हो गया। ये चेन मैंने बना के दिखा दी थोड़ा सा डिजाइन से, ताकि आपको लगे हाँ सर चेन बनी हुई है। ये चेन मेरे पास है। अच्छा जी, चेन बनाने के बाद बेटा अब उसने आगे क्या कहा आपसे जरा देखते हैं। उसने कहा मैन वेइंग 500 न्यूटन इज स्टैंडिंग ऑन द सेंटर। एक मैन है जो बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ है, तो मुझे 4 मीटर अब ये मिटाना पड़ेगा। मैंने 4 मीटर को इरेज कर दिया, 4 मीटर इरेज कर दिया और चेन भी इरेज हो गई, 1 मिनट। ओके, अब आपका जो मैन है बेटा वो बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हुआ है। अच्छा, मैन का वेट भी आपको बता रहा है, मैन का वेट कितना दे रहा है आपको, तो आप बोलेंगे यस सर मैन का वेट आपको बता रहा है ये है 500 न्यूटन। तो मैंने मैन का वेट भी अब लिखा कि भाई मैन का वेट हो गया मेरे पास 500 न्यूटन। मैंने मेंशन करके दिखाया कि मैन का वेट आ गया 500 न्यूटन। और जबकि पहले जो वेट था वो, पहले वाला जो वेट था वो वेट था बेटा मेरे पास उस बोर्ड का। तो अब एमसीक्यू बड़ा टिपिकल और टेक्निकल किस्म का एमसीक्यू जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरे पास दो तरह के वेट हो गए। एक वेट हो गया मेरे पास मैन का, एक वेट हो गया मेरे पास उस बोर्ड का। और आपसे बोला है व्हाट इज द टेंशन इन द ईच चेन, हर एक चेन में कितनी टेंशन होगी ये टेंशन बताओ। ये जो फोर्स है ये मेरे पास अपवर्ड फोर्स लग रही है, और अपवर्ड फोर्स जो लग रही है वो लग रही है टेंशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये तो सिर्फ आपने डायग्राम बनाई है। इतना मुश्किल एमसीक्यू एनईडी के टेस्ट में आ नहीं सकता, लेकिन मैंने जानबूझ के मुश्किल एमसीक्यू शामिल किया हुआ है कि आप मुश्किल से मुश्किल सीख के जाओ और आपको फिर पढ़ने में आसानी हो। बेटा आप मुझे बताओ डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, तो आप बोलेंगे सर डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है सर 100 + 500। दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 100 सर, आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कहा, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो है 600 न्यूटन। जबकि अपवर्ड फोर्स टोटल कितनी लग रही है, तो आप बोलेंगे सर अपवर्ड फोर्स जो टोटल लग रही है वो 2 टेंशन लग रही है, मतलब 2 टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक लेफ्ट वाली चेन पे एक राइट वाली चेन पे, जिसको आप लिखोगे 2T। और ये अपवर्ड बराबर होगा डाउनवर्ड के, तो आपने लिख के दिखाया 2T बराबर है किसके, 600 के, यानी जितना अपवर्ड फोर्स होगी उतनी ही डाउनवर्ड होगी। मैं लिख के भी दिखा दूं भाई, जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही मेरे पास कौन सी फोर्स होगी, उतनी ही मेरे पास डाउनवर्ड फोर्स भी होगी, यानी जितनी अपवर्ड है उतनी ही डाउनवर्ड होगी। अब इस 2 को लाके डिवाइड कर दोगे तो T = 600 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना न्यूटन, 300 न्यूटन आ जाएगा। तो करेक्ट जवाब मिल जाएगा मुझे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू टेक्निकल था। उम्मीद तो ये है कि समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आए तो आप लेक्चर को दोबारा पीछे करके सुन लेना इसको। लास्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। इन सर्कुलर मोशन द एनालॉगस ऑफ फोर्स इज डैश। देखो ये फॉर्मूला क्या था आपके पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ फोर्स आ रहा था, और एंगुलर मोमेंटम में कौन आ रहा था, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क। दोनों फॉर्मूले सेम है। सेम क्या है, अगर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाए तो फोर्स की जगह पे कौन आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अगर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आता है तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन,
टॉर्क आ जाएगा। तो फोर्स का एनालॉगस कौन है? एनालॉगस का मतलब उसका ऑल्टरनेटिव किसके बराबर है? तो एनालॉगस ऑफ फोर्स किसके बराबर? तो आप बोलेंगे यस सर, एनालॉगस ऑफ फोर्स हो गया मेरे पास किसके बराबर? टॉर्क के बराबर है। तो यहाँ पहुंच के चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं हम तमाम लोग को लेक्चर समझ में आ गया होगा चैप्टर नंबर 5 का, और काफी डिटेल के अंदर और काफी लंबा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया।